हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका दास चेतन दास बालाज। सबसे पहले नमस्ते, सलाम, जय श्री राम और सत श्री अकाल। हर शुक्रवार की तरह आज भी फेसबुक लाइव प्रोग्राम आवाज़ अक़लियत में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर बार मैं एक नए मौजू और नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूं। आज का मौजू भी बहुत दिलचस्प है, जिसका उन्वान है मौजूदा सूरत हाल और बच्चों की तालीम और तरबियत। दोस्तों, हालिया दिनों में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस ज़िंदगी की रेल पेल शदीद मुतासर हुई है। हमारे यहाँ गरीब शहरी तो बेचारे इस वबा के आने से पहले ही बहुत परेशान थे और कशमकश की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब तो सफ़ेद पोश शहरियों को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है। इसी ख़तरनाक सूरत हाल के पेश नज़र दफातर, तालीमी इदारे, पार्क, खेल के मैदान भी बंद कर दिए गए। घरों में मौजूद बच्चों ने भी वालदैन के लिए कई चैलेंजेस पैदा कर दिए। तालीमी इदारों की बंदिश की वजह से इन वालदैन को कैसे जो है बच्चों को हैंडल करना है, इनके खेल कूद और सेहत पर कैसे तवज्जो देनी है और इनकी एनर्जी को कैसे खपाया जाना है और इनके ज़ाया होते तालीमी वक्त को कैसे बचाना है। इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज के फेसबुक लाइव प्रोग्राम आवाज़ अक़लियत के मेहमान हिंदू मेघवाड़ बरादरी के दो आला तालीम याफ्ता नौजवान डॉक्टर राजा शाद ज़िला थरपारकर मिठी से हैं और किशोर कुमार तोगानी टंडोलायार से हमारे मेहमान हैं। मेहमानों की तरफ जाने से पहले दोस्तों, मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि आज का हमारा ये लाइव जो प्रोग्राम है, बराए करम आप इसको अपनी वॉलपेपर पे, आपके टाइमलाइन पे इसको शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारी ये जो है आवाज़ जा सके। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों की तरफ चलता हूं। जी किशोर, आप का स्वागत है इस प्रोग्राम में और आप हमारी कम्युनिटी के तालीम याफ्ता नौजवान हैं और हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर राजा शाद जी भी हमारे साथ हैं, इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। और जी नमस्ते किशोर। जी पूरे पाकिस्तान को, जो भी हमें देख रहे हैं सबको नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले जो मैं बात करूंगा, आज के जो धुंधोनाक वाकया है पाकिस्तान में, जो कराची में जो प्लेन क्रैश हो गया पीआई का, जिसमें तकरीबन अबाउट 100 से ऊपर लोग अभी रिपोर्ट हुई कि वो जाँ बाग हुए। उनकी फैमिली से, उनके लवाकिन से हम ताज़ियत करते हैं और इस दुख में उनके साथ हैं। पाकिस्तान जो है इस घड़ी में तकलीफ में, हम लोग जो है उनकी तकलीफ बराबर के शरीक हैं। जी, बिल्कुल किशोर, आज जो आपने हमने भी न्यूज़ में सुना है कि बहुत ख़तरनाक हादसा हुआ है। परमात्मा उनमें शहीद होने वाले तमाम छोटे बड़े जो हर उम्र के लोग उसमें शामिल हैं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे मदद किया और इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आप अपना थोड़ा सा तारुफ नाजरीन को करवा दें तो बेहतर रहेगा। आपका नाम, आप कहाँ से हैं? एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर राजा शाद है और मैं थरपारकर के शहर मिट्टी से ताल्लुक रखता हूँ। बाय प्रोफेशन में एक मेडिकल ऑफिसर हूँ और गवर्नमेंट का मेडिकल ऑफिसर हूँ और यहाँ पे मेरी एक गवर्नमेंट की जॉब है। लास्ट कोई 3-4 सालों से मैं एक न्यूट्रिशन पे भी काम कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है डिफरेंट एनजीओज में और अभी गवर्नमेंट में भी मैं उसी चीज़ को देख रहा हूँ। तो और उसके साथ हमारे छोटे मोटे जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी होती रहती हैं। कुछ दूसरे जो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट्स हैं उस पे भी हम काम करते रहते हैं, जो भी जहाँ से भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो कोई ऐसे नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का उस हिसाब से नहीं, बट हम अपने हिसाब से जो भी है, कोई अच्छे जो दोस्त हैं उनसे साथ मिलके
में काफ़ी सपोर्ट मिलती है, आप जैसे दोस्तों से, मुख्तलिफ दोस्तों से हमें सपोर्ट मिलती है। तो ये हमारा एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, जो हम बस एक्टिविटीज़ अपनी जो भी है, एक जॉब है और दूसरी कोई। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आप थर से हैं और थर मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पसमानदा तरीन इलाका है, और आपने इस पसमानदा इलाके में रहकर इतनी आला तालीम हासिल की, और जहाँ पे जो तालीम के वसाइल भी मेरे ख्याल में अभी तक भी बहुत कम हैं, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना किया इतनी इतनी बड़ी जो है आपने डिग्री लेने के लिए? एक्चुअली यहाँ पे वो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे पास जो तालीम का निज़ाम है वो गांव-गांव तक इतना फैला हुआ नहीं है। और हमारे पास जो अच्छी तालीम है वो आप कह सकते हैं कि सिर्फ 1 या 2 शहरों तक महदूद है। और यहाँ के काफ़ी जो लोग हैं या लड़के जो पढ़ते हैं, वो शहरों में हैदराबाद या कराची में इसीलिए रह रहे हैं कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। और गाँव में क्योंकि कई काफ़ी ऐसे गाँव हैं जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं है, और गर्ल्स एजुकेशन का तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ना होने के बराबर है। और तो हमने, मेरी फैमिली ने इसी सिलसिले में जो है, मेरे गाँव जो है, जो यहाँ से इस्लामपुर से भी दूर है, आगे इस्लामपुर से भी तकरीबन कोई 30-40 किलोमीटर दूर है, वहाँ से उन्होंने ट्रैवल किया और इसी शहर में यहाँ पे हमने रिहाइश की। और फिर मैंने यहाँ पे अपनी प्राइमरी एजुकेशन, मैट्रिक और कॉलेज मैंने यहाँ से पढ़ी। और जो मेरी एमपीटीएस की तैयारी थी, वो भी एक मुश्किल एक वक्त था, दौर था, और भी वो भी मैंने मिट्टी से हासिल की। और इसमें ये था कि हाँ, हमें टीचर अच्छे मिले, बहुत अच्छे टीचर मिले, और उन्होंने हमें अच्छी तैयारी की। बस ये है कि हमारे पास जो कमी रहती है, तरह के लोग साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, लड़के जो भी हैं आप देखेंगे टेस्ट में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टैलेंट की कमी है, टैलेंटेड लड़के हैं। बट ये है कि उनको वो अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे वो एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हासिल कर सके, तो वो नो डाउट वो हर मैदान में आगे है। आप अगर इनकी टेस्ट ले लें, आप मेरान यूनिवर्सिटी या लम्पस में जो भी डॉक्टर सिलेक्ट होते हैं, तो टॉप जो होते हैं, वो टॉपर जो होते हैं, वो या तो थरपारकर से हैं या उमरकोट से होते हैं। तो ये दोनों ही पसमानदा इलाके हैं। और एक काफी कुछ साल पहले ये एक ही डिस्ट्रिक्ट था, और थरपारकर। तो यहाँ पे काफी ऐसे लड़के हैं जो अभी भी इन मुश्किल हालात को फेस कर रहे हैं, तालीम ना होने की वजह से। और दूसरे इतने वसाइल नहीं है यहाँ के लोगों के पास। कुछ ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स जॉब में है, कोई भी सरकारी जॉब या कोई अर्निंग, के लिए तो कुछ बेहतर है। बाकी जो दूसरे हैं उनके लिए वसाइल नहीं है, और स्कूल्स बंद हैं। इतने स्कूल दूर दूर हैं कि कोई टीचर जो अपॉइंटेड है वो वहाँ जा नहीं सकते, उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त नहीं है। और कुछ जॉब करना भी इतना पसंद नहीं है, क्योंकि इतना चेक एंड बैलेंस का भी थोड़ा इतना हमारे पास सिस्टम नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है। मोस्ट ऑफ जो स्कूल्स है हमारे पास, वो वन रूम स्कूल्स हैं। तो उसमें 5 जो प्राइमरी की क्लासेस हैं वो एक ही रूम में होती है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे तालीम का मयार कैसा होगा, और तालीम का निज़ाम जो हमारे पास है वो कैसा है। और तो ये हमें बहुत मुश्किल तो होती है, और अभी बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं, क्योंकि हम जब एजुकेशन हासिल कर रहे थे तब ट्रांसपोर्ट का इतना सिस्टम नहीं था, ट्रैवल आपके पास ट्रांसपोर्ट इतनी अवेलेबल नहीं थी, रोड रास्ते इतने नहीं थे, दूसरे वसाइल नहीं थे आपके पास। पर अभी बहुत अच्छे वसाइल हैं, आप नेटवर्क आपका बहुत फैल चुका है, आपके पास ऑनलाइन आप एजुकेशन अगर देना चाहें, कोई ऐसा सपोर्ट करना चाहे, तो काफ़ी जगहों पे जो है नेटवर्क के हिसाब से वो भी दे सकते हैं। तो अभी पर ये कि एजुकेशन इतनी फैली हुई नहीं है यहाँ पे, जैसे अब मैंने देखा हुआ, विजिट किया हुआ था, तो गाँव-गाँव तक एजुकेशन नहीं है। पर ये है कि शहरों में तालीम अच्छी है, वहाँ मिल रही है, और काफ़ी लोग जो है वसाइल होने की वजह से हैदराबाद और कराची में भी जी तालीम जी ले रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, तो आपका कहने का मतलब है कि अगर लगन सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल जो है हमारा जो टारगेट है उसको हम जो है अच्छी तरह से जो है ना अचीव कर सकते हैं। और आप हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र हैं कि आपने इतने जो पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हुए भी एक आला तालीम हासिल की और अपनी कौम की जो है आप खिदमत कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ हमारे दूसरे मेहमान की तरफ, किशोर भाई की तरफ। किशोर भाई, हमारा टॉपिक क्योंकि आज जो है वो है मौजूदा सूरत हाल पे है। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी कोविड-19 की वजह से बहुत से मसाइल ने जो है जन्म लिया है।
तो आपके जो एरिया है टंडो अलायार है, वहाँ पर हमारी जो अक़लियती बिरादरी है, हिंदू बिरादरी है, उन पे क्या गुजर रही है, वो सूरत हाल के बारे में आप थोड़ा सा नाजरीन को बताएंगे? जी नमस्ते सब दोस्तों को। जब से कोविड-19 आया, कोविड-19 के जो इफेक्ट थे शुरू के अंदर, हम अगर 15 दिन को देखें तो 15 दिन के अंदर तो बहुत ही सख्त लॉकडाउन आया और लोग फुली तौर पे जो है बेरोजगार हो गए थे। और लोगों के पास कोई खाने पीने, जो गरीब थे, जो डेली वेजर्स थे, उनके लिए बहुत बड़े मसाइल थे। तो उस टाइम पे मैं फिर भी सलाम करता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्ट्रगल की, उन लोगों तक राशन पहुंचाया, उन तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई। वो सब जो भी हम कर सकते थे हमारे माशरे के अंदर, जो अच्छे लोगों ने किया, अच्छी बातें थी, जबरदस्त। लॉकडाउन का फिर दूसरा फेज आया जिसमें लॉकडाउन जो है वो थोड़ा हल्का हुआ, और हल्के होने के बाद जो है मरीजों की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई, डेथ टोल भी जो है वो थोड़ा राइज हो गया। उसमें गवर्नमेंट के ये था कि हम जो गरीब है इनको भूखा नहीं मारना चाहते, जो वफाक गवर्नमेंट का मेन टॉपिक था। अच्छा, हम जो यहाँ देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, उनके लिए बड़े मसाइल थे, बहुत ज्यादा। कुछ लोग तो ऐसे, आपको पता है कि ऐसे मौके, जब मौका आता है तो उसमें फायदा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेजर वो लोग थे जो हकीकत तौर पर जो है वो मुतासिर थे। तो उनके लिए बड़ा मसला था सरवाइव करना, खास तौर पर जो इज्जतदार लोग होते हैं जो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, उनके लिए बड़े मसला। खैर, जब सिचुएशन ये सबके लिए थी, पूरी दुनिया में थी, हम पाकिस्तान समझे कि उनसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, हम डेवलप्ड नहीं, हम बाशऊर भी इतने नहीं है जितनी बाकी दुनिया। तो उसमें हमने बड़ा स्ट्रगलिंग, हमारे लोगों ने स्ट्रगलिंग की है, उसमें फेसेस किए हैं काफी इश्यूज को। लेकिन फिर एक जो अच्छी बात जो सामने आई है, वो एक लकीली, हम अभी वो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी की बात हम सुन रहे हैं कि हम लोगों में हर्ड इम्यूनिटी है, हम इस वबा के साथ जी सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन सबसे जो मुश्किल तरीन हालात है, मुश्किल तरीन जो सूरत हाल है या जो तकलीफ में है, वो है हमारे बच्चे। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है। अच्छा, बच्चों की डायरेक्शन, उनकी तालीम, उनका फ्यूचर, ये सारी चीजें डिस्कस करना लाजमी है। अच्छा, अभी क्या है कि जो बड़ी स्कूल है, खासतौर पर जो प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है क्योंकि उनकी फीसेस वगैरह बड़ी लेते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट के जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में होती हैं और गरीब लोग होते हैं। अब वो गरीब लोग इस वक्त इंतहाई, उनके बच्चे, मैं अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जहां भी विजिट पे जाता हूँ, तो सबसे ज्यादा जो फोकस्ड चीज होती है मेरे नजदीक, वो होती है बच्चे और वो क्या कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा, तो डॉक्टर साहब से भी हम क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों को कैसे हम महफूज रखें इस कोविड से। सबसे बड़ा इशू है कि बच्चों को कोविड से कैसे बचाएं। अब मेरे गांव में मेरी फैमिली रहती है आदि, मैं वहां जाके उनको लेक्चर दे दे के थक गया। गांव के बाकी लोग हमें बेवकूफ समझते हैं कि यार ये कोई वायरस वायरस नहीं है, आप क्या ये मास्क पहन के घूम रहे हैं। अच्छा, मैंने घर पे बाकी लोगों को मैंने कहा कि भाई आप एहतियात करें, लेकिन मैं अभी ऑनेस्टली ये कह रहा हूँ कि वहां पे गाँव में इतना उसने नहीं हमारी बातों में असर होता। लेकिन यहाँ टंडोलर सिटी में मैं रह रहा हूँ, तो हमने, यहाँ पे मेरे बच्चे हैं, तो हमने तो क्वारंटाइन किया हुआ है अपने आप को तकरीबन। हम आना जाना नहीं है मोहल्ले में, ना ही मोहल्ले वाले हमारे पास आ रहे हैं। बच्चों की स्टडीज वगैरह जो भी हमने, वो ऑनलाइन क्लासेस, मेरा एक बच्चा पढ़ता है हैदराबाद में, उसकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो रही होती है। एक छोटा है जो कि अभी स्कूल नहीं गया, तो उसकी भी स्टडी है वो घर पे हो रही है। उनकी मदर जो है वेल एजुकेटेड है, तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ा रही है जी। ये तो हो गया मेरी बात। अब ओवरऑल जब मैं देखता हूँ बच्चे गलियों में, वही हाल है बच्चों का, वही जैसे हम गरीबों का हाल होता है। बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है और कोई इस तरह की मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि यार हमें तो खाने के लिए मसले हैं, तो आपको बीमारी और ये आपके पड़े हैं चीजें। तो ये बहुत बड़े इश्यूज है। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि हमने सही तरीके से इंफॉर्मेशन और नॉलेज लोगों तक पहुंचानी है। लोगों को अपनी जिंदगियां, खासतौर पर अपने बच्चों की लाइफ को सिक्योर करना है और उनकी एजुकेशन के लिए भी सोचना है, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे।
जी, तो किशोर भाई आपने इस सूरत हाल के बारे में बताया और इसके जो खतरात हैं वो भी। तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ कि डॉक्टर साहब कोरोना एक खतरनाक मर्ज़ है जैसे किशोर भाई ने भी बताया है, और इस खतरनाक मर्ज़ से हम अपने आप को, अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को किस तरह जो है इसको महफूज़ रख सकते हैं? इस बारे में आप हमें थोड़ा-सा गाइड करें। अच्छा, अब जो इन्होंने सवाल किए हैं, ये मैंने बिल्कुल कम्युनिटी में ये चीज़ें आ रही हैं। कम्युनिटी बारह के सवाल पूछती है और ये सवाल उनके मन में पैदा होने की कुछ वजूहत हैं। वजूहत ये है कि एक तो हमारा जो टेस्ट का निज़ाम था, तो जो भी हमने टेस्ट वहाँ पे करवाई थी या मुख्तलिफ सेंटर से टेस्ट हुई, तो एक तो ये हमने कोई अपना स्टाफ जो भी था वो इतना ट्रेंड यहाँ पे, क्योंकि इसमें आप कोई भी टेस्ट कलेक्ट करते हो तो उसमें आपको टेक्निक्स होती है, मेथड कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, टेस्ट किट कौन सी यूज़ कर रहे हो, और वहाँ पे जो रीजन वगैरह है लेबोरेटरी में वो कौन से यूज़ हो रहे हैं, और वहाँ पे जो स्टाफ है वो कितना ट्रेंड है। तो इसमें क्या हुआ कि काफ़ी जो पहले केसेस हुए वो कुछ पॉजिटिव हुए, फिर बाद में नेगेटिव हो गए, और जो काफी केसेस पॉजिटिव हुए उनमें साइन सिम्टम जनरेट नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद जो भी उनके पास हमारे पास जो केस पॉजिटिव आए, तो लोगों ने ये कहा कि पहले तो उन्होंने कहा यार ये सारे जो भी हैं ये मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जो केसेस पॉजिटिव आए हैं वो तो अच्छे से बैठे हुए हैं, उनको कोई मसला ही नहीं है, और वो बिल्कुल सही है, उनमें कोई साइन सिम्टम जाहिर नहीं हो रहा। तो ये चीजें ऐसा ऐसा नेगेटिव होती गई लोगों में, और मेजॉरिटी क्योंकि वो सिटीज में नहीं रह रहे हैं, लोग विलेजेस में रह रहे हैं, तो वहां पे क्योंकि केसेस इतने आए नहीं, फैले नहीं, तो वो एक तो एतबार नहीं कर रहे थे कि भाई ये केसेस कैसे आए। ठीक है, और ये आप जो कह रहे हो ये इसका, ये आप झूठ बोल रहे हो, जो भी हम जान जानते थे, लोगों को असर नहीं था इसका। और उसके बाद ये कि जो चीजें साइंस सिम्टम्स जो होते हैं वो लोग ये इसलिए नहीं समझे क्योंकि हम उनको समझने में हमने देर कर दी, या हम सही से सही तरीके से काउंसल नहीं कर पाए कि भाई ये चीज है क्या, ये वबा है क्या, ये चाइना से जो फैली, तो चाइना ने उसके लिए क्या क्या किया और वहां पे वो कितनी तेजी से फैली, उसकी कुछ वजूहत भी थी, क्योंकि एक तो वो वुहान जो सिटी था वो बड़ा कंजेस्टेड एरिया था, और वहां पे टेम्परेचर वो ज्यादा सूटेबल भी था उस के लिए, वायरस के लिए फैलने के लिए, और लोगों ने वहां ज्यादा देर से आइडेंटिफाई किया उसको, तो वहां फैल गया, और उस गवर्नमेंट ने वहां उसको पूरा सील कर दिया, सिटी को, वुहान को, और दूसरी चीजों को सील कर दिया। हमारे पास ये चीजें ऐसे ऐसे आती गई, और जो फैला हमारे पास वो काफी मुख्तलिफ जगहों से आया है, जैसे फॉरेन से जो भी लोग आए वो लेके आए, और उसमें कुछ डेथ भी हुई, पर वो डेथ शहरों तक ज्यादा थी, विलेजेस में डेथ नहीं हुई, इसलिए जो मेजॉरिटी हमारा जो रूरल है वो नहीं कर रहा है इस चीज़ों को। क्योंकि उनकी कुछ और प्रायोरिटीज भी हैं, क्योंकि जब एक तो उनके पास अर्निंग रिसोर्सेज नहीं है, वो कह रहे हैं कि भैया आपने, हमने क्योंकि शुरुआत जब की तो हमारे पास कोई केस नहीं थे, हमने लॉकडाउन कर दिया था, तो पर ये कि वो लॉकडाउन उतना इफेक्टिव नहीं था, वो खुला भी हुआ था, पर ये कि पार्शियल लॉकडाउन था, एक जैसे हम कह रहे हैं जैसे वुहान में या दूसरे जो सिटीज में हमारे पास लॉकडाउन हो उस तरीके का नहीं था। जी। और उससे क्या हुआ कि लोग का कारोबार तो बंद हो गया, पर लोग मिलते रहे आपस में, लोग बाहर भी जाते रहे, एक दूसरे के घरों में भी जाते रहे, शॉपिंग मीन्स जो किराना शॉप्स है वहां से वो कुछ चीजें लेते रहे, फ्रूट्स लेते रहे, वेजिटेबल्स लेते रहे, वो टच करते रहे, तो वायरस फैलता गया। ठीक है, बट जो नई चीज हुई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमने कारोबार बंद कर दिया। अब ये हुआ कि वक्त जैसे बीतता गया, 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ, 2 मंथ हो गए, तो उससे क्या हो गया कि लोग घरों तक महदूद हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो मजाक लगा के बैठे हुए हैं, हमारे पास खाने पीने का ये कुछ नहीं है, और गवर्नमेंट भी डेफिनेटली 20 करोड़ आवाम को घर तक राशन पहुंचाने में कासिर रही, और ये चीजें फैलते 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 फैलते, और गाँव में इतने केसेस नहीं हुए। जैसे मैं थरपारकर में कहूँ तो हमारे पास सिर्फ 7 केसेस पॉजिटिव आए जो हमने टेस्ट की, अभी 2 केसेस एक्टिव केसेस हैं हमारे पास थरपारकर में, और वो भी हमने उनको होम आइसोलेशन में रखा हुआ है उन केसेस को ना, क्योंकि जी। उनके पास उनकी भी सीवियर, वो देखें उनको भी कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उनको जस्ट जो उनके एक उसका डॉक्टर है और वो है, और उनके वालिद साहब हैं उनको हुआ है, तो ये न्यूज में भी चीजें आई, तो उनको कोई साइन सिम्टम इतने नहीं है, वो घर पे ही है, होम जी, जी। आइसोलेशन में है। तो अब उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो, या वो खुद भी ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें हमें तो ऐसे रखा हुआ है, जैसे अभी आप देख रहे हैं हॉस्पिटल डॉक्टर के साथ जो बदतमीजी हो रही है या झगड़ा हो रहा है, और रिसेंटली जेपीएमसी में भी वाकया हुआ कि डॉक्टर के साथ लड़ाई हो गई, या उनके साथ उनके कपड़े फाड़ दिए उन्होंने, या कुछ किया कि भाई आप हर किसी केस को कोरोना बताते हैं।
क्योंकि कोरोना सीरियसनेस कोरोना की होती है जिनको कॉम्प्लिकेशन दूसरी होती है, वो मॉर्बिडिटीज जो भी होती है, मीन्स अगर किसी को अस्थमेटिक पेशेंट है, कोई सीओपीडी का पेशेंट है, या कोई डायबिटिक पेशेंट है, या उसको और कोई डिजीज है, तो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो इनकी कंडीशन ज्यादा, और ओल्ड एज देखेंगे तो अब जैसे बच्चों की इन्होंने बात की, आप पूरी दुनिया का ग्राफ आप देखेंगे तो बच्चे जो है अंडर 5 जो एज के जो कोरोना केसेस वो बहुत कम है केसेस, उनमें डेथ रेशो कम है, ठीक है। जो यहाँ पे भी ज्यादा जो डेथ हुई है वो ओल्ड एज की ज्यादा डेथ हुई है, या जिनको डिजीज, कुछ ऐसे केसेस थे जिनको हो, आई डोंट नो, मैंने उनके लिए ज्यादा नहीं पता कि उनका कोई और जो यंग डेथ हुई उनको सडन या डेथ हो गई, या उनकी डॉक्टर्स की कुछ की डेथ हुई है, तो वो बहुत कम केसेस हैं। ज्यादा केसेस वो हैं जिनको ऑलरेडी वो किसी न किसी डिजीज में थे लोग। तो जी अब ये है कि हम महफूज कैसे रखें, महफूज रखने का सिंपल एक मेथड है ना हमारे पास, कि भाई आप वायरस को फैलने से रोकें, उसकी जो चेन है उसको ब्रेक कर दें। अब जो गवर्नमेंट ने किया, और इसका जो सही जो हल ये था कि आप क्वारंटाइन आपको रखें, आप घरों तक मौजूद रहें और गैर जरूरी बाहर नहीं। अब ये है कि वायरस जी हमारे पास है कि आप अगर बाहर जाते भी हैं, किसी काम से भी जाते हैं, तो घर पे आने से पहले ही आप अपने घर की गेट पे ही आप जो भी आपका वॉश बेसिन या शैम्पू जो भी है, तो उसमें आप सोप या हैंड सैनिटाइजर या कुछ भी है वो वहाँ पे आप रख लें, ठीक है। और वो आप जो जब भी एंटर करेंगे तब आप अपने हाथ जो है वहाँ पे धो लें, सही है। उससे क्या होगा कि वायरस जो, अगर आपने कहीं बाहर गलती से भी किसी को टच किया हो, तो वो वायरस आप घर पे नहीं लेके आएंगे ना। वो वायरस आप समझे, तो आपने जैसे ये वायरस की जी 20 सेकंड आप अगर वॉश करते हैं तो देखो वो किल हो जाता है। ये दूसरे वायरस ऐसे नहीं करते, क्योंकि उनके लिए, उनको किल करने के लिए बहुत ज्यादा आपको हीटअप करना पड़ता है। बट ये इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये जल्दी किल हो जाता है। बट ये कि उस वो हम नहीं करेंगे, तो ये छोटा सा काम है, तो ये हम वायरस बाहर से घर तक लेके आएंगे, घर में हाथों से मुंह तक। मैन मैन ये है कि ये 3 फीट का जो डिस्टेंस है ना, हमारे टेबल से, हमारे हाथों से लेके हम अपने मुंह तक लेके आते हैं, बस ये हम नहीं करें, क्योंकि ये हैबिचुअल है। आप डब्ल्यूएचओ की आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि आप 25 to 30 टाइम्स अपने फेस को 1 घंटे में टच करते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन जी हैबिट्स है, वो टच करें। अब इससे क्या होता है, ये ज्यादा वजह यही है कि ये फैल रहा है कि वो जब भी जहाँ टच कर रहा है, तो मुंह को टच कर रहा है, हाथ को टच कर रहा है, उससे क्या हो रहा है कि वो वायरस फैल रहा है। अब हमें ये जो लाइन है ना, ये break करनी है। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें जो है इसकी बचाव के जो तदाबीर हैं वो भी बताए, और ये कोरोना वायरस जो है पाकिस्तान में फैल चुका है, और इसके जो है बहुत जो बुरे असरात हैं, ज़्यादा असरात जो हैं वो हमारे आम शहरियों पर पड़ रहे हैं। तो मैं किशोर भाई की तरफ आऊँगा कि आजकल के हालात में पाकिस्तान का आम शहरी बहुत परेशान है, और साफ ज़ाहिर है मज़दूर तबका लोग हैं और परेशान भी होंगे। तो किशोर भाई, जो हमारे साहिब हैसियत हैं, हमारे जो कम्युनिटी के मुखी साहबान हैं, या हमारे जो ताजर बरादरान हैं, उन शहरियों की क्या जिम्मेदारियां हैं कि वो जो घर पे बैठे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ किस तरह से जो है वो ताउन कर सकते हैं? जी किशोर भाई। अच्छा, जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया है। अच्छा, पहली बात के जो शुरू के मैंने आपको पहले बताया, 15 दिन बड़े मुश्किल थे, हमने जो लॉकडाउन गुजारा है। सेकंड, जो अभी फेज शुरू हुआ था जब ये रमजान के अंदर, क्योंकि हुकूमतों का आपस में टसल चल रहा था कि लॉकडाउन को नरम किया जाए, सख्त किया जाए, हल्का किया जाए, या स्मार्ट किया जाए, मुख्तलिफ थ्योरीज थी। अच्छा, एक बात जो हम मानते हैं, हम उसको समझते हैं, और हम खुद कि हम इतने जिम्मेवार शहरी नहीं, ये जैसे कि दूसरी दुनिया जिम्मेवार होती है, मैच्योर शहरी सिटीजन होते हैं, वो हम नहीं हैं। हम कोई एसओपी रेसोपी को नहीं मानने वाले, ये डॉक्टर साहब और आप एग्री करेंगे इस चीज पे। अच्छा, अब हम बेसिकली, मैंने जब यहाँ पूरा ये 2-3 महीने गुजरे हैं, मैंने देखा है कि हमने सिर्फ तब माना है जब डंडा चला है, जब पुलिस ने सख्ती की है तो हमने मानना शुरू कर दिया। तो हम जिम्मेवारी का सबूत नहीं देते। अगर हम एसओपीज पे अमल करें और जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है, सोशल डिस्टेंस रखें, दूर रहें एक दूसरे से, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये सारी चीजें हम करें, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि हुकूमत हमारी तमाम बिजनेसेस खोल देंगे, और गरीब जो अभी पिस रहे हैं, जो बेरोजगार हैं,
आपकी समझेंगे पूरे सिंध के अंदर ट्रांसपोर्ट बंद है, तो ट्रांसपोर्ट से करोड़ों लोगों का बिजनेस है। एक कोई गाड़ी चलाने वाले से, मालिक से लेकर आपका वो जो हवा भरने वाला, उसकी भी रोजी लगी होती है। और उसके अलावा सफाई जो करता है बच्चा, 200-300 रुपए कमाता है, वो भी कमा रहा है। तो ये एक इंडस्ट्री, इस तरह और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो बंद है। गवर्नमेंट चाहती है कि वो खोलें, लेकिन लेकिन हमने उनके रेस्पॉन्स में गवर्नमेंट को मायूस किया। गवर्नमेंट ने हमें जितने भी चांसेस दिए उसमें हमने गवर्नमेंट को मजीद सख्ती के लिए हमने आमादा किया है। अच्छा, अभी मैं जब, जहां तक मेरी थोड़ी नॉलेज है कि ईद के बाद हम एक और मजीद सख्त लॉकडाउन देख रहे हैं, अगर हालात अगर और मजीद बिगड़े तो। और डेथ टोल्स वगैरह ये बढ़ रहे हैं। पेशेंट जो पहले सैकड़ों में, 100 में होते थे, 200 अब हजारों में आ चुके हैं, 2-2.5 हजार। हमने कैपेसिटी जो हमारी है टेस्टिंग की, वो भी कम है एज कम्पेयर टू अदर। अगर मुल्कों के हम देखें तो वो भी कम है, उस तक हम नहीं पहुंचे। तो हमें ये कैपेसिटी हम बढ़ेगी। और डॉक्टर साहब की मैं उन बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि साइन सिम्टम जो है हमारे अंदर मोस्टली तो आते ही नहीं है। मोस्टली ऐसे बीमार हैं जिनमें ऐसी कोई निशानी नहीं होती। मेरे मोहल्ले का जो लड़का था वो अभी आ गया, अभी जो कल वापस घर आ गया है, वो उसके कोई सिम्टम नहीं। मेरी बात होती थी उस पे, फोन वगैरह पे उससे, और वो बोला बिल्कुल मैं ठीक हूँ। उसके साथ और 2 और लड़के थे, वो भी बोल रहे थे बिल्कुल हम ठीक हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू माना जो गवर्नमेंट से हमने डीएचओ वगैरह से भी मालूम किया, उन्होंने कहा पॉजिटिव है टेस्टिंग के। अच्छा, ये इसमें तो हम गहराई में नहीं जाते हैं, क्योंकि पता नहीं लोगों की थ्योरी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मुख्तलिफ है। कोई कहते भाई ये नहीं है, फला है। दुनिया पूरी पेंडेमिक के अंदर फंसी हुई है। अमेरिका, आप जैसे कि ओमान में रहते हैं, आपने खुद कहा था कि हम बड़े मुश्किल हालात में हैं। वो यहाँ पे ओमान और यूएई और बाकी मुल्कों में, वहां पे बाकायदा गवर्नमेंट एक एसओपीज बना के उस पर अमल भी करा रही है, और लोग अमल भी कर रहे हैं। हमारा मसला है कि हम अमल नहीं करते। और दूसरा, हमें ये भी रोना रोना होता है कि हम यहाँ बेरोजगारी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। भाई, भूख से, बेरोजगारी से हम नहीं मर सकते। हमें थोड़ा सा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक बाशऊर होने का सबूत देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा जो कि हम आवाम की जिम्मेवारी है कि वो करते हैं नहीं। दूसरा, आपने कहा कि गरीब गुरबा जो बिल्कुल घर पे बैठ गए हैं, उनको हमारे मुखी या जो बड़े पैसे वाले हैं या जो इंडस्ट्रियल हैं या एमएनएज एमपीएस हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो ये बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर राजा जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे, जो कुछ हजारों की सैलरी पे कमा रहे हैं, उन्होंने तो लोगों की मदद की है। वो हमने सोशल मीडिया पे देखा, वैसे भी आंखों से हमने देखा है यहाँ पे। लेकिन जो बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कि इन गरीबों के पैसे से वो अपना पैसा बनाते हैं, सीटें लेते हैं, एमपीएस एमएस बनते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, और बाजों का तो और बड़ी बड़ी पोजीशनों पे चले जाते हैं। या आपका एक, चले आपके मोहल्ले का, आपके गांव का, आपके शहर का बड़ा जो रईस है, बड़ा कोई जमींदार है, बड़ा कोई बिजनेसमैन है, उसके क्लाइंट भी हम जो गरीब हैं, कहीं ना कहीं जाके हमारी कमाई से या हमारे परचेज करने से उसकी जो रोजी रोटी हो रही थी, उन्होंने बिल्कुल मायूस किया है। और साथ ही ऐसे बहुत सारे करेक्टर हमारे सामने आए हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की मेहनत की है। मेरे यूएई के अंदर दोस्त रहते हैं, सिंध दोस्त सत वाले, उन्होंने सिंध के अंदर बहुत बड़ा काम किया है राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। कराची के अंदर 2-3 एनजीओ से बहुत बड़ा काम कर रही हैं। घर के अंदर डॉक्टर साहब आपको बता सकते हैं, लोकल लेवल पे हमने देखा है एमपी एमएनए को सिर्फ उन्होंने सैनिटाइजर और 2-3 साबुन लेके लोगों से जो है सेल्फियां वेल्फियां निकलवाई हैं। और उन, यकीन करे, उन लोगों ने, उन सेल्फियों ने, उन साबुन के एक टिकिया के साथ जो सेल्फी थी, उन लोगों ने उन लोगों को भी हर्ट किया जो कि रियल में कुछ करना चाह रहे, जो हकीकत में जाके वो चाह रहे थे कि हम करें और सोशल मीडिया पे भी आए। मतलब कुछ देखें, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम यार दिखावा नहीं चाहते, हम सिर्फ मदद करना चाहते हैं। वेल गुड, ऐसे बहुत लोग हैं। कुछ हमारे जैसे हैं चेतन भाई के, वो चाहते हैं कि ठीक है यार, थोड़ा सोशल मीडिया पे भी नजर आ जाए कि यार ये काम भी कर रहे हैं। तो इन लोगों को भी रास्ता रोक लिया, क्योंकि बहुत बड़ी तनकीद होना शुरू हो गई सोशल मीडिया की, भाई सेल्फियां नहीं निकालें, लोगों के फोटो नहीं लें और आप मदद करें। तो भाई, जो बाकी कोई एमपी एमएनए अगर घर पे बैठ के 1,000 लोगों को खाना खिलाए, हमें कैसे पता चलेगा? हम तो क्वेश्चन करेंगे। आपका मिट्टी का अगर एमपी है या एमएनए है, डॉक्टर शाद अगर कहते हैं कि यार वो घर पे उन्होंने एक लंगर खाना लगाया हुआ है, 2,000 लोग खाना खा रहे हैं, तो जब तक वो मीडिया पे नहीं दिखाएगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो
जो इस पोजीशन पे लोग होते हैं, जो पब्लिक फिगर लोग होते हैं, उनको जो मदद करते हैं, उन लोगों के चेहरे ना दिखाएं तो भी मदद वाला सामान जरूर दिखाएं, दिखाना चाहिए। मैं उसके फेवर में होता कि ताकि लोगों में दूसरों को अवेयरनेस जो पैदा हो, जी कंपटीशन पैदा हो। चेतन भाई आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, मेरे मन में भी आएगा यार मैं भी अच्छा, चेतन से भी अच्छा काम करूं। ये तो एक जी जी कंपटीशन का दौर है ना, हर चीज में हम कंपटीशन करते हैं, तो अच्छाई में भी कंपटीशन करें। मैं, मेरा मैसेज है उन लोगों को कि आपके मोहल्ले में अभी भी कोई गरीब है, आप समझते हैं कि मेरी वाइफ और मैं, हम भी एक दो फैमिलीज को कंटिन्यूअसली जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ज्यादा को तो हम नहीं कर सकते जितना हम कर सकते हैं, तो लेकिन हम कर रहे हैं अपनी लेवल पे। तो मैं उन साहब हैसियत लोगों को जो बहुत उन्होंने जमा किया हुआ है, मैं ना बहुत ज्यादा आपकी और हमारी सोच से भी ज्यादा, तो यार खुदा का वास्ता है, भगवान का वास्ता है कि कुछ निकालें गरीबों के लिए, कुछ दिखावा करें ना दिखावा करें, कुछ भी करें, लोगों की मदद करें। और हकीकत मैं कह रहा हूँ कि कुछ अभी बिजनेस खुला है, लेकिन लोग अभी बहुत बड़ी तादाद लोगों की बेरोजगार है, और वो अभी तक समझेंगे भूख और मरने के बीच में गुजारा कर रहे हैं। तो सोचना जी चाहिए संजीदगी से। जी। थैंक यू किशोर भाई। और हमारा आधा घंटा मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया है, और हमारी जो ये आधे घंटे की डिस्कशन थी ये आज की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पे हो गई है। और अगला जो हमारा टॉपिक का एक हिस्सा था कि बच्चों की तालीम और तरबियत, तो अब मेरे ख्याल में हम जो है बच्चों की जो तालीम और तरबियत की तरफ आएंगे। तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा। तो डॉक्टर साहब, आजकल क्या शहर क्या गांव सभी जगह पे लोग तकरीबन फ्री हैं, और वो लोग घर पे होते हैं और बच्चों के साथ हैं। उनका रात तक देर से जागना और कार्टून देखना, फिल्में देखना, और तो इसके जो है मुज़र असरात बच्चों पे क्या पड़ रहे हैं, इसके बारे में हमें बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं। एक्चुअली ये बिल्कुल सही आपने बात की है कि हम जो वालिदैन हैं या पेरेंट्स या उनके घरों में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा ये पहली बात है कि रूरल और अर्बन जो है ना, दोनों का लाइफ स्टाइल इस कोविड सिचुएशन में डिफरेंट है, और दोनों डिफरेंट चीजें करते हैं। जैसे सिटीज में जो है ना, वो आपने जैसे बताया कार्टून और मूवीज या ये देख के वो एंजॉय कर रहे हैं, या कुछ अपने रिश्तेदारों के घर गए हुए हैं, तो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो किशोर ने जैसे कहा कि वो इन चीजों को सीरियस नहीं लेते हैं, तो वो समझते हैं कि कुछ नहीं, आप ये जो नौकरी में है, जल्दी चल रही है, वो ये समझते हैं कि भाई ये पिकनिक पे है और हम जा रहे हैं। तो अब ये वो बहुत ज्यादा टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं इन चीजों में। और अब ये है कि एजुकेशन ऐसे ही है, आप बच्चे जो होते हैं, बच्चे खुद डिसीजन मेकर नहीं होते ना, वो खुद अपने से, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद के पढ़ना चाहते हैं या कुछ इतने, क्योंकि यंग जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतना नहीं होते हैं कि वो खुद से डिसीजन। अब ये पेरेंट्स पे तो लाजिम है कि जो शहर में पेरेंट्स रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो बच्चे हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनको चाहिए कि वो भाई अपने हिसाब से, क्योंकि जो बेसिक प्राइमरी का दे दें, जो एजुकेशन है प्राइमरी की, वो तो इजी है, वो खुद घर पे बैठ के उसको होमवर्क, क्योंकि शहरों में मोस्टली मैंने देखा है कि होमवर्क जो पेरेंट्स होते हैं वो होमवर्क कराते हैं, वो डेली चेक करते हैं, जो प्राइवेट में पढ़ते हैं उनके पास वो डेली का उनका बुक आता है, तो उस पर भी वो साइन करते रहते हैं कि भाई हाँ ये होमवर्क ये मिला है, ये कराना है, तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है। अब गांव में क्या होता है, जो मैंने अभी देखा है यहाँ पे, गांव में मोस्टली क्या हो रहा है अभी इस सिचुएशन में, वो कोई ना कोई जो है ना, या तो कोई ताश पे लगा हुआ पत्तों की गेम खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वो बच्चों की पढ़ाई पे तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो जो बच्चे हैं गाँव के, ऑलरेडी उनके पास एजुकेशन बहुत कम है, और एक तो प्रायोरिटी नहीं, चीज जो है ना, हम कहीं पे कुछ भी बात करें, चीज आती है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। बस बात ये है कि अगर हम प्रायोरिटीज एजुकेशन को समझेंगे तो हम उस तरफ जाएंगे, हालात कुछ भी हो हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे। हमारी प्रायोरिटी खाना है तो हमारा पूरा ध्यान उस तरफ है ना, हमारी प्रायोरिटी कुछ और चीज है, तो जो भी हमारी प्रायोरिटीज होगी हम, ये है कि लोगों की प्रायोरिटीज अभी इस सिचुएशन में मैं देख रहा हूँ, तो एजुकेशन प्रायोरिटीज पाकिस्तान में, एक तो उस एजुकेशन सिस्टम का इतना एक वो मैार नहीं है हमारे पास, वो उस लेवल की एजुकेशन नहीं है कि कोई वर्ल्ड लेवल पे बीट कर सके किसी को। और बट ये कि जो भी है उसमें अभी हमारी प्रायोरिटीज, जैसे मैंने देखा है कि लोग नहीं देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस गवर्नमेंट ने चल रही है उस पर भी वो नहीं पढ़ा रहे हैं। कुछ दोस्त हैं मेरे जो कुछ है, उन्होंने बैठ के बच्चों के साथ जो है ना कार्टून छोड़ के उन्होंने पीटीवी पे या किसी और चैनल पे जहाँ पे वो लाइव इनके जो क्लासेस चल रहे होते हैं, शेड्यूल दिया हुआ है, उसको वो देख रहे होते हैं, तो अदरवाइज जो है ना वो नहीं देख। तो पेरेंट्स पे तो ये लाजिम है ना कि भाई वो अपने बच्चों का टाइम क्यों किल कर रहे हैं,
वो जो ये चंद परसेंटेज है हमारे पास, जो मेजॉरिटी परसेंटेज है उसकी प्रायोरिटी तो एजुकेशन है ही, ये बात तय है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी अर्निंग है। जो पेपर हमारे पास है वो इसलिए कॉमन, क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी प्रायोरिटी अर्निंग है, वो ये समझते हैं कि भाई ये हम सब कमाएंगे तभी हम खाएंगे, तो इसलिए वो उनके बच्चे भी जो है उनके साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ से जो लाभा लाभा वगैरह के इलाके पे जो इलाके में जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज, बच्चे भी उनके साथ जाते हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी न्यूट्रिशन, उनकी इम्यूनाइजेशन सब मुतासर होते हैं। जो आप उसको, अगर हम किसी बच्चे को, एक बच्चा मुझे मिला है जो मेल है उसको मैंने आइडेंटिफाई किया, वो आइडेंटिफाई मैंने तो कर दिया उसको, एक बार या दो बार मैंने उसको जो भी उसका आरयूटीएफ हमने जो उसको प्रोवाइड किया कि बच्चा ये सेहतमंद हो जाए, या उसको अगर हम पीपीआई की वैक्सीनेशन का आप बताते हैं कि भाई उसको एक बार वैक्सीन हुई, नेक्स्ट बार जब हम जाएंगे वो बच्चा हमें वहां नहीं मिलेगा। तो जब वो बच्चा ही नहीं मिलेगा तो हम उसका कैसे चेक कर पाएंगे कि भाई इसका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, इसका इम्यूनाइजेशन कैसी है, इसका एजुकेशन स्टेटस क्या है। उन वो बच्चे जो है ना, मैं काफी बच्चे जो है वो ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ वो ऐसे ट्रैवल में चली जाती है। बाकी जो वहाँ पे कम्युनिटीज है वहाँ पे अभी स्कूल बंद है इंस्टीट्यूशन में, थरपारकर में मोस्टली और कोई जरिया नहीं है सिटीज को छोड़ के, और सिटीज में भी इस चीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है कि एजुकेट पेरेंट्स बैठे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ये उन पे लाजिम है कि वो बैठे और अपने बच्चों को टाइम दे जो कि जितना उनको समझ में आता है। वरना जो बच्चे पढ़े हुए हैं या जो यहाँ तक हुआ है, कम से कम उनको भी रिपीट करवाए, वो बच्चे खुद भी रिपीट करें। तो ये पेरेंट्स कम से कम उनको जो समझ नहीं आता, जिनको खुद पढ़, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं तो पढ़ा सकता हूँ, पर ये कि अगर जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, कम से कम पेरेंट्स बोले रोज रिपीट करवाए ना उनसे। बाकी गांव में मेजॉरिटी बच्चे बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रही है, हम कुछ भी करें हम उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस सिचुएशन में, जहाँ बंद हो, जहाँ ये निजाम का चल रहा है, क्योंकि हम स्कूल्स में सोशल डिस्टेंसिंग हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो स्कूल्स हैं वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, और बच्चे जरूर आएंगे तो एक साथ बैठेंगे, बच्चों को आप एसओपी का अमल करवा सकते हैं, ये बहुत मुश्किल है, वो टच भी करेंगे एक साथ, एक दूसरे को जो है वो हैंडशेक करेंगे, गले भी मिलेंगे। तो अभी इस सिचुएशन में जहाँ हमारे पास केसेस, क्योंकि आज सुना मोर देन 3000 केसेस डायग्नोस हुए, तो जैसे लॉकडाउन की जैसे उसको सॉल्व किया गया है और ये सिचुएशन जो हुई है, तो अब आप देखेंगे आफ्टर 13 टू 14 डेज, क्योंकि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है इसका कोविड का, वो 2 से लेके 14 दिन का होता है, 2 से लेके 14 दिन का हुआ है। आज इन्फेक्शन है तो 2 से लेके 14 दिन होता है, 2 to 14 डेज में उसके साइन सिम्टम्स आना हायर होंगे। तो अभी ये केसेस अब आज 35,500 केसेस 5,000 पर डे हम क्रॉस करें, तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट होती है। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं आता हूँ किशोर भाई की तरफ। तो किशोर कुमार, बच्चे आजकल घर में हैं, बच्चे स्कूल में हों, घर में हों, कहीं भी हों, और वो शरारतें ना करें, ये तो नामुमकिन सी बात है। और बच्चे जो घर में शरारतें करते हैं, तो कुछ बच्चे तो इतनी खतरनाक शरारतें करते हैं कि उनको जो है ना नुकसान हो जाता है। तो जो वालिदैन हैं, आप भी बच्चों वाले हैं, हम भी बच्चों वाले हैं, तो इन बच्चों को इन शरारतों से बाज रखने के लिए कौन से तरीके जो है ना वो हम अपनाएं, ताकि बच्चे जो है ना वो इन शरारतों से बाज आ जाएं? देखिए, बच्चों की और शरारतों को हम अलग नहीं कर सकते, ये एक नेचुरल है चीज। बच्चों को शरारतें हम कम करवा सकते हैं उनको दूसरी एक्टिविटीज में लाकर। अच्छा, मेरा छोटा बच्चा है, वो तो अब उसके मैंने बुक्स वगैरह, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, 3 साल तक का, अभी स्कूलिंग नहीं कर रहा और स्कूल बंद भी हो गए, लेकिन वो इंटेलिजेंट है। उसकी मदर ने उसको जो प्रीप के चीजें होती हैं वो सारी मेमोराइज करवा दी हैं, एबीसी से लेकर कलर से लेकर, मतलब जो भी है। अच्छा, उसको हमने इतना एंगेज किया, बहुत एनर्जेटिक होते हैं बच्चे आजकल के, आपको पता है कि 2 मिनट भी वो अपना खामोश नहीं बैठ सकते। अच्छा, ये एक ही घर में फिर उनका बैठना, एक हमें लकीली एक और अच्छा हमें टाइम मिला, जैसे कि हम जॉब वाले लोग हैं या कारोबार वाले जो लोग हैं, वो मोस्टली टाइम जो बाहर निकाल अपने बिजनेसेस में या जॉब में होते थे और बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। अच्छा, कोविड के बाद ये है कि हमारे पास टाइम थोड़ा आ गया फैमिली को देने के लिए, एक अच्छा खासा टाइम आ गया, दोस्त वोस्त पार्टियां शार्टियां सारी बंद हो गई हैं। और अच्छा, हाँ, अब पेरेंट पे डिपेंड करता है कि उस टाइम को और उस चीजों को यूटिलाइज कैसे।
अगर हम फिल्म लगा के बैठ जाएंगे बच्चों के साथ और इस तरह के कार्टून हो या और कोई मूवी हो और हम उसमें, मैं सोचूं ही नहीं कि मैं जो देख रहा हूँ कंटेंट, वो कंटेंट मेरा बच्चा देख सकता है या नहीं, ये हमें एक तो अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, अब बच्चे को इस वक्त क्या चीज चाहिए, वो इरिटेशन में आ रहा है, ज्यादा परेशान कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो असबाब हम नहीं देख रहे होते। और देहातों में खासतौर पर मैं कहूंगा कि अगर इस तरह की बच्चा हरकत करता है तो माँ बाप उसको दो तीन दो मार भी देते हैं कि भाई चुप करके बैठ जा। ठीक है, ये साइकोलॉजिकली बच्चे पे बहुत बुरे असर होते हैं। बच्चे को खास तौर पर मैं उन बच्चों की बात करूं जो 8 साल से कम, 8 साल से कम उम्र के बच्चे बेसिकली लर्निंग फेज में होते हैं। आप किसी टीचर से और ये चीजें आप ले सकते हैं कि वो लर्न कर रहा होता है, वो चीजें लर्न नहीं कर रहा होता जो किताब में लिखी हुई होती है, वो चीजें लर्न कर रहा होता है जो उसका पेरेंट कर रहा होता है, जो उसका टीचर कर रहा होता है। आपके बच्चे आपकी कॉपी कर रहे होते हैं, आप जो चीज करें उसकी कॉपी करना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों के सामने आपको हमें वो चीजें करनी होगी जो बच्चों के लिए फायदेमंद है। हम उनके सामने लैंग्वेज वगैरह ऐसी यूज करें जो कि फ्यूचर में उसको काम आएगी। खास ज्यादातर हम उनके सामने पढ़ने लिखने वाली इंटेलिजेंस जो एक्टिविटीज हैं, यूट्यूब वगैरह मौजूद होती हैं चीजें, वो जाके और बुक्स वगैरह इस तरह की लेके उनके साथ डिस्कस करें और उनको हम उन चीज में इन्वॉल्व करें ताकि वो बच्चे उनकी जो है मेच्योर्ड लेवल जो है वो बढ़ जाए। जी जी। एक ये चीज। दूसरा, बच्चों को अब क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम है, आपको टीवी को, मोबाइल को, फेसबुक, सारी चीजों को टाइम देना होता है, तो बच्चों के लिए टाइम निकालें। और जब आप बच्चों के लिए टाइम निकालें तो वो पूरा टाइम बच्चों के लिए होना चाहिए। उसमें और कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, उनके साथ खेलें, उनको टाइम दें, उनकी अंडरस्टैंडिंग करें उनको, बच्चों को, जो कि हमारे मुआशरे में, क्या मैं कहता हूँ कि 90% लोगों के पास ये चीज नहीं है बच्चों को अंडरस्टैंड करना। बच्चों की एक अलग लैंग्वेज होती है, अलग एक उनकी सोच होती है, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। वो खासतौर पर डॉक्टर साहब जो है वो स्पेशलिस्ट है, तो वो चीजों को बड़ा जबरदस्त समझेंगे। जी तो हम बच्चों को नहीं समझते, बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बच्चों की नीड को हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, तो डेफिनेटली। अच्छा, दूसरे वो बच्चे जो घर में नहीं है, घर से बाहर ज्यादातर रहते हैं, गली में, मोहल्ले में, अच्छा, उस पर हमें वॉच नहीं कर रहे होते हैं। अब देखें, जिस मुआशरे में रह रहे हैं उसमें बच्चों के साथ मसले हैं, बच्चों के साथ अगवा, ज्यादती, हरासमेंट और बहुत सारे मसले हैं। और वो मसले मेरे ख्याल से 99% बच्चे आपको आकर नहीं बता सकते कि यार मेरे साथ जो है मोहल्ले में इस बंदे ने ये, इसने ये गलत हरकत की है या ये गलत वर्ड मुझे बोले। बच्चा नहीं बोलेगा, डर से अपने एक जो बचकाना उसका माइंड उसमें नहीं बोलेगा। और होता ये है कि वो बच्चे ऐसे गलत लोगों के हाथ में भी लग जाते हैं। तो पेरेंट की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभी बनती है कि बच्चों में नजर रखें। जी बहुत जरूरी है, बच्चों, आपका बच्चा क्या कर रहा है, बाहर जाके किससे मिल रहा है, और उनसे क्या लर्निंग करके आ रहा है। को गालियां और बदतमीजी तो उसके लहजे में नहीं बढ़ गई है, ये चीजें हमें लर्न करनी होती है, बच्चे से सीखना होता है। और ये खासतौर पर मैं पढ़े लिखे पेरेंट्स से कहूंगा कि यार ये इसको बिल्कुल आप हल्का नहीं लें, इनको बिल्कुल सीरियस लें, क्योंकि बच्चे का सारा टाइम घर पे है। तो उनको पढ़ने लिखने वाली एक्टिविटीज में लगाएं, उसको समझने और शऊर बढ़ाने वाली एक्टिविटीज में लगाएं। घर में जो बच्चे हैं उनके अंदर कंपटीशन वगैरह का आप करें। जैसे मेरा घर पे मेरा ब्रदर है मोहन, जो अभी CSS उसने पब्लिक सर्विस पास किया है, वो इस एक्टिविटीज में लगा रहता है। और घर पे सारे बच्चों के अंदर एक कंपटीशन का माहौल उसने क्रिएट किया हुआ है, जबरदस्त किस्म का पढ़ा रहा होता है उसमें, बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग ले रहे होते हैं। दूसरा, ऑनलाइन क्लासेस उनके बच्चों के चल रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, इसमें एक दो क्वेश्चन अभी आए हैं अपना चेतन भाई, उनका मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। ये तो क्वेश्चन अभी मुझे थोड़ा पढ़ूंगा, जो इससे मैं पहले दो तीन क्वेश्चन, क्वेश्चन। हाँ तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं जुगता राम जी हैं, वो लिखते हैं कि मेरा आप सब दोस्तों से निवेदन है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ धार्मिक जो तालीम है वो भी बहुत ज़रूरी है, और हम जो है धार्मिक तालीम में बहुत पीछे हैं। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? ये मैंने नोट भी किया हुआ था, दो तीन दोस्तों ने ये क्वेश्चन किया है कि धार्मिक तालीम, देखिए हम पाकिस्तान के अंदर, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, और पाकिस्तान के अंदर हमें धर्मी
त्यौहार मनाना, धर्मी तालीम हासिल करना, धर्मी रसूमात निभाना, इनके लिए बिल्कुल आज़ादी है। हमारे मंदिर हैं, हम जाते हैं, जो भी हम वहाँ पे पूजा पाठ जो भी हम कर सकते हैं वो हमें इजाजत है, हम करते हैं, बिल्कुल वहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से जो धर्म के झूठे ठेकेदार हैं, जो धर्म को महदूद रखना चाहते हैं, तो जो धर्म को सिर्फ अपनी लेवल तक ही समेटना चाहते हैं ताकि उनका जो दुकान है वो बंद ना हो, तो वो लोग नहीं चाहते कि आप चेतन भाई, डॉक्टर शाद और हम जो है वो धर्मी तालीम से हासिल करें, वो नहीं चाहते, कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए ही वो आपसे जो तालीमात का असल जो रूह है और धर्मी हम, मैं मतलब बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है मुझे कि हमारी जो मेजोरिटी, खासतौर पर अगर आएंगे बैकवर्ड जो लोग हैं हम, उसमें जो मेजॉरिटी लोग हैं वो धर्म से बहुत दूर है। मीन्स के उनको धर्म का तो अता पता ही नहीं है। सिर्फ उनको पता है कि दिवाली आएगी, होली आएगी, दशहरा आएगा और ये चीजें आएंगी, हमें करनी है, कपड़े लेने हैं, ये वो। और बिल्कुल नहीं है धर्म के अंदर हमें क्या क्या जो इंसानी अक़दार है, धर्म हमें क्या सिखाता है, हमें कौन सी चीजें पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है धर्म को समझने के बाद, हमें इंसानियत हमें कितनी आ जाती है, वो लाजमी है। हमारे अंदर एरोगेशन बड़ी होती है या नफरत भरी होती है, धर्म को समझेंगे तो वो खत्म होगी आपके अंदर। आपके अंदर एक समझिए कूल माइंड बंदा हो जाएगा, बड़ा ही रिलैक्स्ड हो जाएगा, जो असल धर्म को समझे। बाकी वो मैं दूसरी बात नहीं करना चाह रहा, जो असल धर्म की रूह है जो हमारी, या दुनिया के जो भी धर्म है उनकी रूह यही है कि पीस हो। किशोर भाई, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, डॉक्टर साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। और जो मेरा सवाल डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब एक हमारा नौजवान है यहाँ दुबई में है, तो वो आपसे लाइव जो है सवाल करेंगे। तो जी राजेश, आप मुझे सुन रहे हैं मेरे ख्याल में? जी नमस्ते चेतन हाँ। भाई। जी नमस्ते चेतन भाई। जी जी नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक है। सर मेरा डॉक्टर साहब एक सवाल था। कि हमारे जो धर्म में या हमारे हिंदू मजहब में देखा जाए कि कम उम्र में लड़कों की शादी हो जाती है। जिस हिसाब से मेरा देखने, मेरी कम उम्र में शादी हो गई, तो इस हिसाब से शादी हो जाने के बाद वो फिर अपनी रोजी रोटी में लग जाते हैं। तो मेरा मेन मकसद सवाल का ये है कि कम उम्र में शादी करना लाजिम है या इसमें कोई वजूहात है? अच्छा, एक्चुअली ये रिलीजियस से इसका कोई वास्ता नहीं है, ये ट्रेडिशन है। ये हमारे पास कम उम्र की शादी, ये रिलीजन कहीं कहीं पे भी मैंने नहीं देखा कि कहीं पे इसका कोई लिखा हुआ है कि भाई आपको इतनी कम उम्र में शादी करनी चाहिए, और हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। हिंदू रिलीजन में ये है कि रिस्ट्रिक्शंस आपके पास नहीं है। आपके पास ये नहीं है कि भाई ये आपको नहीं करना है या ये करना है वो करना है, काफी आपके पास आजादी है डायरेक्शन से। अब आते हैं कि ट्रेडिशन क्या है। अब कुछ ऐसी कास्ट हैं जहाँ पे ये ट्रेडिशन बना हुआ है कि बच्ची जो भी फीमेल है, स्पेशली मेल भी वैसे ही अफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा फीमेल ज्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि उसकी एज जैसे 13 या 14 ईयर या 15 ईयर्स में देखा हुआ है। अब एक तो उसका स्केलेटल जो भी है, उसका जो एक हम ऐसे करेंगे जिस्म की जो उसकी फिजियोलॉजी है वो इतनी मैच्योर नहीं होती कि अगर वो एक, और ना ही वो साइकोलॉजिकल मेंटली वो इतनी प्रिपेयर होती है वो किसी एक और बंदे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखे। ठीक है, क्योंकि शादी होगी डेफिनेटली पास उनके साथ एक शादी का रिलेशनशिप होता है। और उसके बाद जब वो अर्ली प्रेग्नेंट होती है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में एक तो वो लड़कियां खुद इतनी फिजिकली भी मैच्योर नहीं होती, वो इतनी फिजिकली जो है वो होती है, हेल्दी नहीं होती है। और उसके बाद अगर उसके पास उसके अंदर एक और जान पलती है तो उसके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, उसके सेहत पे और उसके दिमाग पे बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो लड़की होती है वो उसकी जो लाइफ स्पेन है वो बहुत कम हो जाता है। ऐसी लड़कियां जिनकी एज कम उम्र में शादी होती है, एक तो उनके बच्चे लो बर्थ वेट बेबीज होती है क्योंकि वो उतनी मैच्योर नहीं होती, फीमेल जो होती हैं वो उतनी मैच्योर नहीं होती, उनके बच्चे या तो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं या दूसरे जो बीमारियां होती है जो बर्थ रिलेटेड होती हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ बर्थ स्पेक्ट हो गई, काफी बच्चे ऐसे डेथ हो जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ हमारे पास जो हॉस्पिटल में देखेंगे या तो लो बर्थ वेट बेबीज पैदा होते हैं क्योंकि उनकी मदर मेल है, ठीक है,
वो इतनी उनकी या एज कम होती है। दूसरे जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, डिलीवरी के टाइम पे जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, काफी उनकी डिलीवरी के दौरान ही डेथ हो जाती है, क्योंकि वो उनका जो स्किन है वो इतना मैच्योर नहीं हुआ होता कि वो एक नई जान को जो है अपने अंदर जो है पाल सके। और उसके बाद जो वो बच्चे होते हैं वो उनको पाल नहीं सकते। सेकंड जो चीज आती है हमारी कि उसकी बच्चे चलो पैदा हो गए, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, उसकी उसकी नशोनुमा होती है, उसके बाद उसको पालना होता है, वो नहीं पाल सकते क्योंकि वो खुद बच्चे होते हैं, उनकी खुद की खेलने की उम्र होती है, 15-16 साल उम्र, कोई शादी की उम्र नहीं है। उनका जो माइंड होता है वो बच्चों के साथ होता है, तो खुद बच्चों वाला दिमाग का हो, वो किसी एक और अपनी छोटी जान को वो कैसे मैच्योर करेगा और वो कैसे पालेगा, कैसे उसकी एजुकेशन आगे होगी, एजुकेशन से पहले जो उसकी जो हमारे पास 2 साल के बच्चे तक उसकी नशोनुमा होती है वो कैसे पूरी होगी। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चे जो उनकी सही नहीं होती, वो बच्चे स्टंटेड हो जाते हैं। अभी हमारे पास मेजॉरिटी कुछ 40% से ज्यादा बच्चे जो है हमारे पास स्टंटेड है। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे अपनी नॉर्मल हाइट से उसकी हाइट कम है। जो हम देखें कि एक हाइट फॉर एज हम देखें तो वो बच्चे अब देखेंगे ना कि किसी भी देखेंगे हम जो यहाँ के लोग हैं वो स्टंटेड लोग नहीं, बाय जेनेटिक हमारा जीन जो है वो स्टंटेड नहीं है, हम छोटे कम कद वाले लोग नहीं, हमारे कद बहुत अच्छा कर देगा। बट अभी क्या है, अभी आप देखेंगे फोटो में देखेंगे मोस्टली फीमेल तो मोस्टली स्टंटेड, वो आगे खड़ा करते हैं, रिस्पेक्ट कह लें, और उसका एक और रीजन ये भी होता है कि वो स्टंटेड हो। फीमेल्स का कद हर फोटो छोटा होता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी और दुनिया में पल रही है, किसी और ग्रह में पल रहे हैं, वो हमारे साथ चलते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास सबसे बड़ा मसला वो ये है कि फीमेल को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, आई थिंक फीमेल की तरफ से, क्योंकि घर में खाना पीना उनकी खुद का होता है, वो खुद पकाते हैं खुद खाते हैं। बट उसके बावजूद हमारे पास मैंने हमेशा सवाल पूछा, और जब भी हम यहाँ पे ब्लड डोनेशन देते हैं, हमारे पास मामा जी ब्लड बैंक है, वहाँ पे हम ब्लड डोनेट करते हैं, जो भी यहाँ गांव से लोग आते हैं, तो हम कोई 300-400 पर मंथ हम यहाँ पे ट्रांसफ्यूज कर देते हैं उन मदर को जो डिलीवरी के दौरान यहाँ पे हमारे पास आती है, और वो सीवियर एनेमिक होती है। एचपी किसी की 3 होती है, किसी की 4 होती है, किसी की 5 ग्राम पर डे होती है, ग्राम पर डेसीलीटर, तो जिनकी 13 होनी चाहिए वो 5-6 पे हमारे पास कोई 3 पे होती है। और इस सिचुएशन में वो यहाँ पे आती है, और उसके अगर आप हस्बैंड की एचपी देखेंगे वो 12-13 होती है। ठीक, तो मैं हमेशा उनसे सवाल पूछता हूँ कि भाई या तो आप किसी और घर में खाना खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एक घर में आप खाना खा रहे हो तो एचपी आपकी एक होनी चाहिए। इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए कि आप, इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रायोरिटीज नहीं है, और ये जो इसके नेगेटिव इफेक्ट हम सब पड़ते हैं, और ये सोसाइटी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी। जी तो डॉक्टर साहब, हमारा वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और सवालात बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपसे एक और सवाल करूंगा कि बच्चे घर पे हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो है बच्चों की तालीम व तरबियत पे है। तो आजकल के बच्चे हमारे घर में जो दुकानें हैं या जो जहाँ पे जाते हैं, चॉकलेट टॉफ़ियाँ और पापड़ तूतले ना जाने क्या क्या जो है वो दुकानों पे जो हैं वो पता नहीं कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं बच्चों की पसंदीदा चीज़ें हैं, ये बच्चों को क्या क्या इन्फेक्शन जो देते हैं, और इन वालदैन का क्या जो है ना फोकस करना चाहिए इन पे। अच्छा, एक्चुअली ये है कि अभी आप आपने तो काफी स्टोरीज देखी होंगी, हाँ, ये सोशल मीडिया पे और टीवी टेलीविजन पे आ रही होती है। पहले तो ये है कि काफी जो चीजें आती हैं ये कुछ वो आती है, फ्राई होके आती है, तो इसमें ऑयल यूज होता है, वो एक घटिया किस्म का होता है, और बिल्कुल बहुत सस्ता ऑयल होता है, जो पता नहीं कैसे पैदा होता है, वो भी आपने, पहली बात ये है। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारे जीआईटी पे। दूसरे ये कि तो ये हमारे पास जो चिप्स हैं या ये यूज होते हैं, और काफी चिप्स भी होते हैं वो एवरेज टाइप के होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो उसमें मसाला ज्यादा लगा होता है, अगर आप देखेंगे वेस्टर्न टाइप के चिप्स जो मोस्टली यूज हो रहे हैं, और बच्चे वो क्योंकि उसमें खुद चिप्स में कुछ नहीं होता है, वो जस्ट एक फाइबरस टाइप का होता है, और इंटेस्टाइन में जाके जो है ना वो एक बल्ब बना लेता है, उससे इंटेस्टाइन भी होती है, और जिसमें मसाला जो यूज होता है उससे इरिटेशन होती है। काफी बच्चों को जीआईटी का प्रॉब्लम इस वजह से होती है, क्योंकि ये इरिटेट करती है और बच्चों को डायरिया हो जाती है उन बच्चों को। अच्छा, उससे क्या होता है कि जो बच्चे बाहर के ज्यादा चिप्स खाते हैं वो या चीजें जो भी बाहर की खाते हैं, वो एक तो वो कोई हमारे पास फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी इतना एक्टिव नहीं है जो नजर रखे कि वो उनकी है क्या जो न्यूट्रिशन
है या और काफी 2 नंबर चीजें हमारे पास, वो रही अलग से बात। पेरेंट्स की जिम्मेदारी जरूर बनती है कि वो घर में बनी हुई चीजें उसको दें। और हम जहाँ तक हमारे न्यूट्रिशन का मैं जैसे देख रहा हूँ, तो हम तो 6 मंथ्स के बाद हम जो सिखाते हैं उन बच्चों को, हमने काफी सेशंस भी किए हुए हैं, गाँव में सेशन किए हुए हैं, भाई आपके पास घर में जो भी बनता है आप बच्चों को दें, ठीक है, टाइमली दें उनको, क्योंकि उसमें यहाँ तक हम बोलते हैं कि सेरेलैक भी नहीं दें, जो सेरेलैक है जो भी बात हम जो यूज करते हैं वो भी नहीं दें, क्योंकि हमें वो भी नहीं पता कि वो कहाँ से बनता है। इससे अच्छा है कि आप दलिया है, पोटैटो है, या दाल है, या कोई भी घर की चीज है, छोले हैं, ये कोई भी चीज आप घर पे बॉयल करके, या सूजी का हलवा है, या काफी चीजें, ये कुछ भी चीजें आप घर में बना के बच्चों को देंगे तो बच्चों को बाहर की चीजें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चों को आप पैसे देते हो और वो बाहर की चीजें खाते हैं, तो डेफिनेटली वो घर पे आके कुछ नहीं खाते। इससे क्या होता है कि आपके बच्चों को एक तो जीआईटी प्रॉब्लम रहता है, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम रहता है, वो डायरिया रहती है, या इरिटेशन मोस्टली रहती है बच्चों को। कुछ भी आप खिलाओ थोड़ी देर पे वो वॉशरूम चले जाते हैं, ठीक है। ये इंटेस्टाइनल इरिटेशन बच्चों में मोस्ट कॉमन होता है। और दूसरा भूख का लाल, सही है। और ये बच्चे से क्या होता है कि बच्चे मैन नर्स होते जाते हैं, जबकि वो पेरेंट्स की यही होता है कि भाई ये घर की चीजें खाते नहीं है, अक्सर यही होता है कि वो बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं। और उससे क्या होता है कि बच्चे ऐसा ऐसा मैन नर्स, उनकी जो ग्रोथ होती है वो सही से नहीं होती है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो घर पे टाइम दे। मेन चीज यही है कि भाई वो घर पे टाइम दे, घर पे कुक चीजें जो है वही खिलाएं, वो हमारे आंखों के सामने कुक होती है, हमें पता है कि उसमें हम कौन कौन सी चीजें डाल रहे हैं, वो फ्रेश होती है, और वंस पकाएं और उसी टाइम खिलाएं। जी, तो थैंक यू डॉक्टर साहब। और मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने जो है कमेंट्स में लिखा है, रोड़ी से हैं अमित कुमार, सोशल वर्कर भी हैं हमारे। उन्होंने लिखा है कि गोठ लोही खानपुर महर ज़िला घोटकी के रिहायशी नांगूराम मेघवाड़ शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दों के मोजी अमराज में मुब्तला है। सिंध हुकूमत और साहिब हैसियत लोगों से गुजारिश है कि इन मुश्किल हालात में नांगूराम मेघवाड़ के इलाज के लिए उनकी जो है मदद की जाए। और उनके जो नंबर हैं मुझे उन्होंने दिए हैं, और ये उनके नांगूराम के नंबर हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से, किशोर दोगानी की तरफ से, अगर आपके रेफरेंस से कहीं से हमारे इस प्लेटफॉर्म से अगर उनका इलाज मुमकिन है, तो यकीन हमारे इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो ज़रूर पूरा होगा। तो मैं आज के अपने कमेंट्स टाइम, बाकी मेरे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, और मेरे ख्याल में अगर ये थोड़ा ज़्यादा 2 घंटे का प्रोग्राम होता तो सवालात और आपकी जो नॉलेज है डॉक्टर साहब और किशोर तुगानी की, तो मेरे ख्याल में 1 घंटा और भी हम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम सिर्फ 1 ही घंटा करेंगे, क्योंकि हमारा रूल है कि हम हर शुक्रवार की रात 8 बजे से 9 बजे ये प्रोग्राम करते हैं। और आप दोस्तों का शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की। लेकिन शुक्रिया अभी नहीं, हम अपने दोस्तों के कमेंट्स पढ़ेंगे, उनके जवाबात भी देंगे, ताकि जो है वो एक मैं बात इसमें थोड़ा ऐड कर दूं। जी जी डॉक्टर साहब ने और जिसने भी ये क्वेश्चन किया था कि बच्चों को ये चीजें मार्केट से, और ये सबसे बड़ा हमारी जो जनरेशन के लिए जो थ्रेट है, जो कोरोना से भी बड़ा है, वो ये गैर मयारी चीजें। और बच्चों को दूर रखें। जो मल्टीनेशनल कंपनियां, जो अच्छी कंपनियां चीजें बनाती हैं, वो एक बाकायदा प्रोसीजर से बनती हैं, गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है, और पूरे प्रोसेस से आके वो बनती है, फिर हमारे हाथों में होती है। बाकी जो मार्केट से घर बैठे जो चीजें बना रहे होते हैं, ये जहर है, इनसे अपने बच्चों को बचाएं। जी। तो हमारे एक दोस्त हैं मोहन मेघवाड़ हैं। हमारे लोग 100 के रोज सिगरेट पीते हैं, रोज 100 की चाय पीते हैं, और 100 का थोड़ा, ये सही उन्होंने, पर बच्चों को फ्रूट नहीं खिलाते। ये इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर मेरा साहब? एक को भी ये काउंसलिंग किया कि भाई एक्चुअली सिगरेट नशा नहीं है, ये हैबिट है, ठीक है, बात ये है कि, और उन्होंने फिर छोड़ा, और मुझे बोला कि भाई थोड़ा थोड़ा करके छोड़ से, मैंने बोला ऐसे नहीं छोड़े, आप छोड़ दे। उन्होंने छोड़ दिया। अभी वो क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि वो घर पे कुछ लेके जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, अगर वो नशा ये हैबिट है वो छोड़नी चाहिए। और उसको जो है ना वो, क्योंकि हेल्थ, जिस्म को कोई भी सिगरेट पीने की और इसी कोई जरूरत होती नहीं है, बंदा वैसे हेल्थी है। तो डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में बाकी 1 मिनट है, और मेरे पास सवालात तो बहुत हैं। किसी दोस्त ने एक ने कि बड़ों की बूढ़ी आते हैं, जैसे नशा, सिगरेट, गाली गलौच,
और ऊंची आवाज़ सख्त लहजे में बात करना ये बच्चों के लिए सही नहीं है। बच्चे ना जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां भी करते हैं और ऐसे कई सवालात हैं जो वक्त की कमी की बिना पर मैं जो है वो नहीं पढ़ रहा। और यकीनन आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं डॉक्टर राजा शाद जी और भाई किशोर तोगानी का आभारी हूँ कि उन्होंने अपने अच्छे अच्छे विचार जो हमारे व्यूवर्स तक पहुँचाए और हम कोशिश करेंगे अगली बार भी किसी अच्छे मौजू और अच्छे अच्छे जो तालीम याफ्ता हमारी कम्युनिटी के हमारी अक़लियत बरादरी के जो लोग हैं उनको अपने नाजरीन तक हम लेकर आएंगे। तो नाजरीन अपनी जो राय है हमारे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और आप हमारा साथ देते रहें ताकि जो है हम अपने ऐसे ये प्रोग्राम जो हैं वो करते रहें। और आप सब दोस्तों का शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम।